नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। इधर 2-3 दिन से आपसे मुखातिब नहीं हो पाया था, दिल्ली आया था, अलग-अलग लोगों से मिल रहा था और मैंने आपको पहले भी कहा था कि हिंदुस्तान को समझना चाहता हूं। अलग-अलग जो लोग एक्टिविस्ट हैं, जो लोग लेखक हैं, जो पत्रकार हैं, जो समाज में कुछ अलग करने का काम, अलग किस्म का करने का जो काम उठा रहे हैं, जोखिम उठा रहे हैं, उनसे संवाद करके समझने की कोशिश कर रहा हूं कि देश आखिर किस दिशा में जा रहा है। पार्लियामेंट में मैं देख रहा हूँ, पिछले आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है संसद। यहाँ आपके और मेरे जीवन का फैसला होता है। हमारे बच्चों की परवरिश कैसे होगी, हमारी ज़िंदगी कैसे कटेगी, हमें कितने टैक्स देना और हमें सरकार क्या-क्या देगी, ये सब कुछ कानून संसद बनाती है। और संसद में कुछ अजीब किस्म का तमाशा हो रहा है। इधर अडानी हैं, उधर राहुल गांधी गांधी हैं, बीच में मोदी हैं। तो मोदी, अडानी और राहुल के बीच ये खिचड़ी चल क्या रही है, इसमें मैं आज आपसे कुछ बातचीत करना चाहता हूं। दोनों दोनों तरफ की मैं बातचीत करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने दिल्ली में पिछले 3-4 दिनों में 1 दर्जन लोगों से बात की होगी, समझने की कोशिश की कि दिल्ली के इंटेलेक्चुअल, दिल्ली के पत्रकार क्या कहते हैं। कांग्रेस की मांग है कि जेपीसी बनना चाहिए। विपक्ष का एक साझा एक प्रतिनिधि मंडल बनना चाहिए, जिसको जेपीसी कहते हैं, जो जांच करेगा कि अडानी के मामले में सच क्या है। कोई गलत बात नहीं है, विपक्ष की मांग जायज है, देश में पहले भी जेपीसी बनी है। और जब जेपीसी नहीं बन रही है तो संसद विपक्ष चलने नहीं दे रहा है, और विपक्ष चलने दे भी तो सत्ता पक्ष नहीं चलने दे रही है। लंदन में राहुल गांधी ने जो बातें कही, मेरी दृष्टि से वो कोई भी बात गलत नहीं है। मैं कह रहा हूं मेरी दृष्टि से, हो सकता है मैं गलत हूं। क्या इस देश में लोकतंत्र जिंदा है? आप दिल पे हाथ रख के कह सकते हैं। एक नेता भारत जोड़ो यात्रा पे निकलता है, राहुल गांधी, एक स्टेटमेंट देता है कश्मीर में कि मेरे पास महिलाएं आके मिलती हैं, उनके संग कहती हैं कि उनके संग में रेप हुआ, घटनाएं हुई, दुर्घटनाएं हुई, उनकी एफआईआर नहीं लिखी जा रही है। क्या आपके अड़ोस पड़ोस में नहीं होता है? क्या आपको नहीं पता होता ऐसी घटनाएं होती है? मैं गवाह हूं, मैंने देखा है, राजधानी लखनऊ में मैंने ट्वीट किया है। रेप की घटना की एफआईआर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नहीं लिखी गई, लड़की चीख चीख के फेसबुक पर, ट्विटर पर करती गई। और एक लखनऊ नहीं, ऐसा राजस्थान में भी होगा, ऐसा मध्य प्रदेश में भी होगा, ऐसा बंगाल में भी होगा, ऐसा कश्मीर में भी होगा। और राहुल गांधी के इस बयान को देने जाने के आधार पर आज पुलिस राहुल गांधी के घर पहुंच गई कि आपने बयान दिया था। क्या डेमोक्रेसी है? नेता बयान देंगे तो पुलिस उनके घर पहुंच जाएगी। पवन खेड़ा ने एक बयान दिया तो असम की पुलिस उनको हवाई अड्डे पे गिरफ्तार करने आ गई, उतार लिया हवाई जहाज से। सुप्रीम कोर्ट नहीं होता तो शायद पवन खेड़ा असम पुलिस के कब्जे में चले गए होते। तो ये डेमोक्रेसी है क्या? और दूसरा, अब देश वो नहीं रहा। मैंने पहले भी कहा था कि ये 15-20 साल पहले वाला देश नहीं है कि जहां पे हमारा मिनिस्टर, हमारा प्राइम मिनिस्टर गया, उसने विदेश में कुछ कहा तो वो अखबार में छपा था, हमें पता चला। ये इंटरनेट का युग है। मैं और आप जो आपसे संवाद कर रहे हैं, 140 मुल्कों से ज्यादा तो सिर्फ मेरे चैनल पे लोग देख रहे हैं। लंदन में भी देख रहे हैं, अमेरिका में भी देख रहे हैं, टर्की में भी देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी देख रहे हैं। गूगल रिकॉर्ड बताता है। तो जो राहुल गांधी ने लंदन में बैठ के बातें करी, अगर वो दिल्ली में भी करी होती तब भी वो दुनिया में जा रही होती। क्या नेता को अपनी बात कहने का, वो भी देश की सबसे, देश की नहीं बल्कि दुनिया के सबसे जाने माने विश्वविद्यालय में की, उन्होंने लोगों ने बुलाया था, वहां पर गए। और इस बीच में, उससे पहले हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पे हंगामा मच रहा है कि भाई अडानी को बहुत फायदा पहुंचाया मोदी जी ने, मोदी जी के बहुत करीबी दोस्त है अडानी, उन्होंने पूरा साम्राज्य खड़ा किया और एक आदमी दुनिया में तीसरे नंबर तक पहुंच गया। तो ठीक है, विपक्ष की मांग जेपीसी, विपक्ष ने जिस दिन जेपीसी की बात की, सरकार को तुरंत मान लेनी चाहिए, इसमें समस्या क्या है। लेकिन अब जो सरकार नहीं मान रही तो मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, और सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बना दी
ये कमेटी 2 महीने में जांच करेगी। अब मेरा सवाल यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बना दी, तो आप सदन में अगर वो संसद नहीं चलने देंगे इस मुद्दे पर, जैसे ही शुरू होगी आप नारे लगाने शुरू कर देंगे, अडानी मोदी भाई भाई मिलके देश बेच के मलाई खाई, ये नारे लगा देंगे, क्या होगा, हाउस स्थगित हो जाएगा। बीजेपी तो चाहती है कि आप ये काम करें। बीजेपी ने लंदन में राहुल के दिए हुए बयान को एक राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया कि साहब देश का अपमान हुआ है। देश का अपमान उससे पहले नहीं हुआ, प्रधानमंत्री के नए वीडियो ट्वीट हो रहे हैं कि वो उन्होंने देश दुनिया में जा जाके अलग अलग भारत के बारे में खराब बातें करी, वो अपमान नहीं है। दूसरा, कांग्रेस को भी सोचना चाहिए कि क्या अब अडानी का मुद्दा इतना बड़ा बन गया है कि 2024 का चुनाव अडानी के मुद्दे पर जीत लेगी? क्या गांव देहात में, पिछड़ों में, दलितों में, मुसलमानों में क्या अडानी कोई मुद्दा बचे हैं? आप अडानी को फ्रेम करके प्रधानमंत्री के ऊपर यह आरोप लगाना चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री भी शामिल हैं बेईमानी में। आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री जी आपकी इस मांग को मान लेंगे और जेपीसी होने देंगे? इतने सीधा आप भी नहीं है, इतना सीधा मैं भी नहीं हूं। ये पता है सबको कि आप संसद से सामूहिक इस्तीफा भी दे देंगे, तब भी जेपीसी की मांग स्वीकार नहीं होगी। मेरे कहने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप विरोध मत करिए, लेकिन एक प्रयोग पहले करके देख चुके हैं 2019 में। आपको याद होगा राफेल का मुद्दा, कांग्रेस के बड़े से बड़े नेता राफेल का मुद्दा उठाते थे और हम लोग कवर कर रहे थे, गांव में पूछते थे राफेल क्या चीज होती है। तो आप सदन में जो मुद्दे उठने चाहिए, बीजेपी चाहती है आप चिल्लाते रहिए रोज जेपीसी जेपीसी जेपीसी, वो नहीं होने देगी। सदन में मुद्दे होने चाहिए थे कि देश की डेमोक्रेसी क्यों खत्म हो रही है। सदन में मुद्दे होने चाहिए बेरोजगारी की जो हालत है, ये इसका निदान क्या है, रोजगार कैसे मिलेगा, अग्निवीर कैसे मिलेगा, किसानों की आत्महत्या कैसे रुकेंगी, गरीबी कैसे रुकेगी। मैं फिर कह रहा हूं कि आपको अडानी के मुद्दे को संसद से सड़क तक ले जाना चाहिए, लेकिन थर्मामीटर तो देख लीजिए जनता का। वो मध्यम वर्गीय परिवार जो शेयर मार्केट में ट्रेड करता है, जो शेयर खरीदता है, जो जानता है कि अडानी ने कैसे शेयर लिए, अंबानी ने कैसे शेयर लिए, क्या उसके दिल पे ये बातें असर कर पा रही हैं? उसके दिल पे असर कर रही है कि उसकी एक 1 लाख रुपए तनख्वाह लेने वाले आदमी के घर का बजट 6-7 हजार रुपए बढ़ गया। उसके दिल पे असर कर रही है कि उसके परिवार को नौकरी नहीं मिल रही। तो आप संसद में जो हंगामा करके घेरने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो कामयाब हो पाएगा? मैंने अपनी टीम को आज लगाया, मैंने 4 रिपोर्टर को लगाया। मैं कहा तुम रोज 10 या 15 लोगों से बात करो, उनसे पूछो, एक सवाल पूछो, क्या आप गौतम अडानी को जानते हैं? और जानते हैं तो क्या जानते हैं, और ये जो संसद नहीं चल रही इसमें उनका क्या रोल है? मैं जनता को इस आंदोलन से जोड़ने की स्थिति पे बातचीत करना चाहता हूं। क्या जनता इंटरेक्ट कर पा रही है? पता चला बीजेपी चाहेगी कि आप अडानी अडानी चिल्लाते रहिए, जिससे बाकी मुद्दों पे बात ही ना हो। मुझे लगता है कि अडानी के मुद्दे पे जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो गई, जितने आंदोलन हो गए, वो उससे आम जनता तक आपका मैसेज पहुंच जाना चाहिए। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि विपक्ष पूरा एकजुट आपके साथ इस मुद्दे पे आता हुआ नजर भी आना चाहिए। 2024 से पहले कांग्रेस की जिम्मेदारी है कि वो विपक्ष को एक साथ लेकर आए। अखिलेश यादव ममता बनर्जी के साथ एक थर्ड फ्रंट बनाने की वकालत कर रहे हैं। राष्ट्रीय अधिवेशन उन्होंने कलकत्ता में रखा। केसीआर चाहते हैं गैर कांग्रेस गैर भाजपा का एक गठजोड़ बन जाए। केजरीवाल कांग्रेस के साथ किसी स्थिति में आने को राजी नहीं है। नीतीश कुमार कांग्रेस को उतना भाव देने की हालत में नहीं है, और कांग्रेस खुद विपक्ष को इतना भाव देने की स्थिति में नहीं है। तो क्या फायदा? आप मोदी जी को एक बढ़िया तश्तरी सजा के दे रहे हैं। आप सामूहिक, बहुत अच्छी बात है, अडानी के मुद्दे पे सब जने इकट्ठे साथ बैठे, इकट्ठा आंदोलन किया, बढ़िया बात है, जनता तक भी लेके जाइए। लेकिन आप सदन इस मुद्दे पे नहीं चलने देंगे। लोकसभा में पता चलेगा कि आखिरी 2 दिन उन्होंने सारे बिल पास करा दिए और लोकसभा में इन मुद्दों पे चर्चा ही नहीं। बात आपकी ठीक है कि राहुल गांधी का माइक बंद कर दिया, पूरी संसद ही म्यूट कर दी गई।
जब बीजेपी की लोकतंत्र में इतनी आस्था है कि पूरी संसद ही म्यूट कर दी जाती है, सब माइक बंद कर दिए जाते हैं, तो आपकी वहां पे जेपीसी की चिल्लाने से होगा क्या? मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरे साथ एक दो मित्रों ने, मेरे पत्रकार मित्रों ने मुझसे बहस करी। मैं कहा ठीक तो कर रही है कांग्रेस, कम से कम कांग्रेस ये फेस दिखा रही है कि देखो अडानी जी को मोदी ने कितना सपोर्ट किया, दुनिया के तीसरे नंबर तक पहुंचा दिया, एक इतने निचले पायदान पर खड़े हुए। ये दोस्त के लिए तो कर सकते हैं मोदी जी, ये तो गलत किया उन्होंने। सीनियर जर्नलिस्ट है, उनका तर्क ये था कि संजय जी अब तो बहुत चलिए बेईमानी की चर्चा हो जाती है, बातचीत हो जाती है, क्या कांग्रेस ने इतनी सुविधाएं रिलायंस को नहीं दी? क्या बिरला को नहीं दी? रिलायंस, एक पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरने वाला व्यक्ति धीरू भाई अंबानी कैसे बन गया? पेट्रोल डालने वाला व्यक्ति देश का सबसे अमीर आदमी कैसे बन गया? वो तो कांग्रेस के टाइम में हुआ। मैंने कहा ये कोई तर्क नहीं होता है, क्योंकि आपने कोई सबूत अभी तक रिलायंस के सामने ला के नहीं दिया कि धीरू भाई अंबानी ने अपने शेयरों में इतना गड़बड़ किया और इन शेयरों में इतना हेराफेरी करी। जो अडानी के सामने बात आई है सामने, उनका लॉजिक था कि अगर ये हेराफेरी हुई है तो सुप्रीम कोर्ट के जज जांच कर रहे हैं ना, 2 महीने में रिपोर्ट आ जाएगी। मैंने कहा आपको भी पता है जांच कैसे होती है। उनका लॉजिक ये था कि जब आपको सुप्रीम कोर्ट के जजों पे भरोसा नहीं रहेगा तो फिर होता है आपको जेपीसी पे भी भरोसा ना रहे। फिर रास्ता क्या है? फिर रास्ता जनता है, फिर आपका संगठन है, फिर आपका सामूहिक विपक्ष है। आप जाइए, मतलब मेरे टीम के कुछ लोगों ने मुझे आज फोन पे बताया कि सर हम लोगों ने बात करी तो उसमें से बड़ा बहुमत जो है वो कह रहे थे कि हम अडानी के विषय में नहीं जानते। एक एक दिन महत्वपूर्ण है सत्ता का असली चेहरा जनता को दिखाने के लिए। 12 महीने, मोटे मोटे 12-13 महीने बचे हैं चुनाव होने के लिए। आपने 2 महीने में अडानी के मुद्दे पे देश हिला दिया और पता चला कि गांव देहात में मुद्दा रामचरितमानस में ढोर गवार सूद पशु नारी बड़ा है, महंगाई बड़ा है, और आप पूछ रहे अडानी, वो पूछ रहे अडानी कौन? सबसे बड़ी चोट आप देखना चाहते थे कि आप मोदी जी की एक छवि को डेंट पहुंचाना चाहते थे। मैं खाऊंगा ना मैं खाने दूंगा, इस एहसास को चोट पहुंचाना चाहते थे कि आप मोदी जी ने अपने मित्रों की मदद करी है, फाइनेंशियल मदद करी है, ऊंचाई तक पहुंचाने में मदद की। उसमें मेरे ख्याल से संदेशा जितना दे सकते थे आप दिए, क्योंकि बाकी सारा गोदी मीडिया है। आप टीवी चैनलों पे उम्मीद नहीं कर सकते कि वो इस बात पे बातचीत करेंगे, वो दोष आपको ठहराएंगे। किसी टीवी चैनल में बहस नहीं हो रही कि राहुल गांधी ने जो बात लंदन में कही वो बात मोदी जी उससे ज्यादा खराब बातें दुनिया के कई देशों में दे चुके हैं। किसी चैनल में बहस नहीं हो रही, होगी भी नहीं। वो तो मेरे लिए बड़ा अजूबा है कि एनडीटीवी अडानी जी ने खरीद लिया, उसके कई महीनों बाद तक मुझे अभी तक बाबू बागेश्वर नजर नहीं आ रहे हैं। कम से कम अभी तक मुझे एनडीटीवी पे हिंदू मुसलमान होते हुए नजर नहीं आ रहा है। मैं तो लेंस लगा कर देख रहा हूं कि कब अडानी का ये एनडीटीवी भी कब आज तक में बदल जाएगा, कब सुधीर चौधरी में बदल जाएगा, कब यहाँ हिंदू मुसलमान होने लगेगा, कब बाबा बागेश्वर दिखाई देने लगेंगे। तो मैंने उनसे कहा कि जो सच मायने में पत्रकारिता करते हैं, एनडीटीवी उनके लिए एक धार्मिक ग्रंथ है। एनडीटीवी अपने स्वरूप में बचा रही है, पत्रकारिता के लिए बहुत जरूरी है। कब तक बचा रहेगा कह नहीं सकता। देश की बाकी कहानियों पे जितना कांग्रेस को हंगामा करना चाहिए, मुझे लगता है कांग्रेस उसमें कहीं चूक कर रही है। आप बताइए, एक व्यक्ति कश्मीर पहुंच गया, Z+ सिक्योरिटी मिल गई, वो हूटर बजा रहा है, वो जगह जगह पे रेकी कर रहा है, घूम रहा है कश्मीर में, और हिंदी फिल्मों के हीरो की तरह AK-47 लिए कमांडो उसके आगे पीछे घूम रहे हैं, और बाद में पता चलता है वो तो ठग है, गुजरात का एक ठग है। और सारी मीडिया सिर्फ उसको एक ठग साबित करने में लगी हुई है कि वो सिर्फ एक ठग है। लेकिन मामला इससे आगे जाता है। आपको याद होगा ना पुलवामा कांड, 40 जवान सीआरपीएफ के मारे गए थे, पूरे देश का चुनाव बदल गया था पुलवामा कांड में। आपको पता है कि पुलवामा जांच अभी तक पूरी क्यों नहीं हुई? तो कहां है उसकी रिपोर्ट, कहां है? और आपको याद है कि एक सीओ देवेंद्र सिंह पकड़ा गया था, ये कहा गया था आतंकियों से उसके संबंध हैं, और सीओ देवेंद्र सिंह ने कहा था कि तुम मुझे पकड़ो मत, तुम सब प्लान चौपट कर दे रहे हो पुलवामा का। तब इंटरनेशनल मीडिया में सुर्खी आई थी कि पुलवामा में हमले में देवेंद्र सिंह का क्या रोल था, और तब कहा गया कि वो आतंकियों से मिला हुआ था। जबकि कुछ जगह रिपोर्ट्स आई कि पुलवामा में देवेंद्र सिंह का एक बड़ा रोल था।
40 जवानों की हत्या का जो अभियुक्त रहा हो पुलिस के रिकॉर्ड में, वो देवेंद्र सिंह चुपचाप जेल से रिहा हो जाता है। कोई सवाल नहीं पूछता वो देवेंद्र सिंह है कहाँ। उनको जमीन निगल गई, आसमान से उड़ गए, वो आसमान खा गया, कहाँ गए वो देवेंद्र सिंह। क्यों सवाल नहीं होते पुलवामा पे? आज मीडिया केवल उसको एक ठग के रूप में एक व्यक्ति को कह रही है कि वो ठग था, वो वहां पर चला गया। जेट प्लस सिक्योरिटी जानते हैं आप कैसे मिलती है? कितने एनएसजी के कमांडो, कितने सिपाही, कितने लोग रहते हैं। कश्मीर जैसा सेंसिटिव राज्य, जहां आप कहते हैं कि पत्ता भी नहीं खटक सकता, पत्ता भी गिरेगा तो हमें पता चलेगा। दुनिया की नजर में भारत का सबसे संवेदनशील राज्य, जहां भारत और पाकिस्तान हमेशा एक दूसरे के आमने सामने रहते हैं, जहां इंटेलिजेंस की आदमी हर गली मोहल्ले में रहते हैं, वहां पे एक व्यक्ति आता है अपने आप को गलत आइडेंटिटी के साथ, वो जेट प्लस सिक्योरिटी ले लेता है। क्या भारत सरकार के प्रधानमंत्री और कार्यालय और गृह मंत्री कार्यालय के मौखिक या लिखित आदेशों के बिना जेट प्लस सिक्योरिटी मिल सकती है? आखिर राज्य में किस व्यक्ति ने उसके लिए जेट प्लस सिक्योरिटी अरेंज करी थी, और आखिर प्लान क्या था? वो सिर्फ एक ठग की विजिट नहीं थी, कुछ और प्लान था। जम्मू कश्मीर में चुनाव होने जा रहे हैं, किसी को पता ही नहीं था। एक आदमी जेट प्लस सिक्योरिटी लिए हुए पूरे कश्मीर में घूम रहा है, बड़े बड़े होटल ललित में घूम रहा है, वहां के डीएम कमिश्नर उसको कॉल ऑन करने आ रहे हैं। क्या ऐसे ही कोई व्यक्ति घूमता रहता है और हमारे इंटेलिजेंस ब्यूरो को पता नहीं चलता? हमारी आईबी क्या कर रही है? आईबी कर रही है, आईबी पत्रकारों की जासूसी कर रही है, आईबी मेरी कर रही होगी, किसी और की कर रही होगी, रवीश की कर रही होगी, अवसार की कर रही होगी। हम लोग कहाँ जाते हैं, कहाँ उठते हैं, कहाँ बोलते हैं। आईबी एक्टिविस्ट की जानकारी कर रही होगी, आईबी नेताओं के लिए घर पे लगी होगी, आईबी राहुल गांधी को देख रही होगी। आईबी ये नहीं देख रही होगी कश्मीर में कोई व्यक्ति कर क्या रहा है। और मेरा एक बड़ा सवाल है, आप अडानी के मुद्दे पर इतना बड़ा कांड हो गया, एक अमेरिका के एजेंसी के, अमेरिका के पत्रकार हिंडनबर्ग के टीम के लोग 2 साल तक रिसर्च करते रहे और आईबी को पता ही नहीं चला। वो प्राइम मिनिस्टर के सबसे करीबी आदमी पे काम कर रहे थे और आईबी को पता ही नहीं चला। फिर आईबी होती किस चीज के लिए? ये देश में, फिर कह रहा हूं, अजीब मोड में चल रहा है। कांग्रेस को चाहिए इस समय एक एक दिन वेस्ट ना करें, संसद में प्रतिरोध करिए, बिल्कुल करिए, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं से जमीन पे मालूम कर लीजिए कि क्या अडानी बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, किसान बड़े मुद्दे हैं, देश में सांप्रदायिकता का जो जहर फैलता जा रहा है वो बड़ा मुद्दा है। कहीं ऐसा ना हो आप अडानी अडानी राफेल की तरह नारा लगते रहे चले जाए, जमीन खिसक जाए। अडानी की कहानियों पर जितनी स्टोरी थी, आनी थी, आ चुकी। और फिर मैं भारत की भी इन महत्वपूर्ण एजेंसियों से पूछना चाहता हूं, मीडिया एजेंसी से पूछना चाहता हूं, क्या जरूरी है कि हमारे यहां का बड़ा स्कैंडल कोई खुले तो विदेश की मीडिया करे? भारत के पत्रकार, भारत के हाउसेज, मीडिया हाउसेज क्या करते हैं? अगर अडानी ने स्कैंडल किया है, अडानी ने कोई टेंडर गलत किया, तो क्यों नहीं रिसर्च करते? और कांग्रेस भी क्यों नहीं करती? आरटीआई का जमाना है, आरटीआई से पूछिए, अपने लोकल नेटवर्क से पूछिए। और सबसे बड़ा सवाल जो मेरे उस पत्रकार साथी ने मुझसे पूछा, जब मैं कह रहा था कि कांग्रेस सही कर रही है अडानी के मामले पे, प्राइम मिनिस्टर को सवालों के घेरे में खड़ा कर रही है, तो उसने मुझसे पूछा कि अगर कांग्रेस सही कर रही है तो गहलोत सरकार में अडानी क्या कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में अडानी क्या कर रहे हैं, भूपेश बघेल के यहाँ अडानी के इन्वेस्टमेंट की कहानी क्या है, गहलोत के यहाँ अडानी के इन्वेस्टमेंट की कहानी क्या है। टीएमसी की एक बड़ी नेता अडानी का विरोध करती है, लेकिन ममता बनर्जी नहीं करती। तो अडानी केसीआर का क्या कर रहे हैं, बंगाल में क्या कर रहे हैं, केरला में क्या कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में क्या कर रहे हैं, राजस्थान में क्या कर रहे हैं, बीजेपी शासित राज्यों में तो कर ही रहे हैं। और फिर इन सवालों का जवाब भी बिल्कुल तरीके से खोजा जाना चाहिए कि क्या ये सिर्फ एक मुद्दा है या आप एक्चुअल में जड़ तक पहुंचना चाहते हैं, इस करप्शन की जड़ पे चोट करना चाहते हैं। सवाल बहुत सारे, गंभीरता से सोचने की बात है। और फिर मेरा तो ये मानना है कि कांग्रेस को इस मुद्दे पे एक जन आंदोलन खड़ा करना चाहिए। कम से कम सर्वे तो कर लीजिए, पूछ तो लीजिए। मैं अपनी टीम के रिपोर्टर से मैंने जो कहा है, अगर मेरे पास लोगों की अच्छी इंफॉर्मेशन आई तो मैं आपसे वादा करता हूं, मैं बिना काट छांट के
मैंने रिपोर्टर से कहा कि रोज लेकर आओ, 10, 15, 20 लोगों से रोज बात करो, क्योंकि ये मुद्दा जब इतना बड़ा मुद्दा बन गया अडानी का कि इसकी पार्लियामेंट नहीं चल पा रही है, हाउस नहीं चल पाया, देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र का मंदिर नहीं चल पाया, तो इस मुद्दे पे बहस होनी चाहिए। और 4 PM पे नहीं होगी तो कहाँ होगी? आप जानते हैं कि बाकी सब, मैं किसी के बारे में कहना नहीं चाह रहा, गोदी मीडिया के चैनल पे तो बहस करने की स्थिति नहीं है। तो मैं, अगर रिपोर्टर्स के पास आएंगे लोग, जनता की आवाज करेंगे, बताएंगे, तो मैं वो है एज इट इज आपको बताऊंगा कि जनता इन मुद्दों पे क्या चली। लेकिन मैं बात के पक्ष में बिल्कुल हूं, सदन चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, विपक्ष की नहीं होती है। जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तो वो हल्ला करती थी, कांग्रेस मैनेज करती थी, तो सरकार, अब पहली बार हो रहा है सरकार खुद हल्ला मचा रही है, ये देश के लिए शर्मनाक है। सदन चलना चाहिए, सदन में मुद्दे उठने चाहिए, शांति से मुद्दे उठने चाहिए। हमारे आपके टैक्स के लाखों रुपए हर मिनट में जाते हैं, हर मिनट में लाखों रुपए खर्च होते हैं, हमारा आपका पैसा है। हाउस चलना चाहिए, देश के बड़े मुद्दे होने चाहिए, बाकी फैसला जनता पे छोड़ देना चाहिए। हम भी जनता पे छोड़े, संवाद करते रहेंगे, प्यार बनाए रखिएगा। हमारे कुछ और राज्यों में चैनल है, बिहार, कर्नाटका, गुजरात, यूपी का अलग से चैनल है। उम्मीद है कि आप उसको सब्सक्राइब करेंगे, साथ दीजिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।